दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। जब तक तन मन स्वस्थ रहते हैं, जब तक ही हम धन और सुख सुविधाओं का लाभ ले पाते हैं। और इसलिए कहते हैं, जिंदगी को रखना है खुशहाल तो रखें स्वास्थ्य का ख्याल। इसी सोच और विचार के साथ आप सभी का स्वागत आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। स्वीकार करें डॉक्टर कोमल कौशिक का प्रणाम। हेलो डॉक्टर में हम बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, उनके समाधान और जागरूकता के बारे में। आज का विषय है उदर रोग, और इस पर चर्चा करने के लिए आइए हम सब मिलकर के स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर संदीप निजावन, जो कि एचओडी हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, जयपुर में। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। दर्शकों से हम निवेदन करेंगे, अगर आप डॉक्टर साहब से स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0141 270 4999, 0141 270 4098। सर, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली ज़्यादातर बीमारियों का स्रोत पेट होता है। इस लिहाज से नॉर्मल रूटीन की अगर हम बात करें तो दिन की शुरुआत या कहें एक दिन की पूरी दिनचर्या किस प्रकार होनी चाहिए जिससे कि हमारा पेट ठीक रहे? देखिए, एक्चुअली क्या है, दिन की शुरुआत जो है एक पॉजिटिविटी से होनी चाहिए जी। हमारी एक पॉजिटिव सोच रहेगी पूरे दिन की तो हमारा दिन भी अच्छा निकलेगा। तो शुरुआत में हम शुरू से ही टेबल बना के चलें, चाहे हम जो भी काम करते हों, कि हमें पूरे दिन क्या काम करना है जी। और बाय द एंड ऑफ द डे हम पूरा काम कर पाएँ। जो हम काम करते हैं उसके प्रति हम सजग रहें, जेन्युइन रहें और साथ में अपनी दिनचर्या को नियमित रूप से रखें तो हमारा दिन अच्छा निकलेगा। जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। बेसिकली हमारी सोच और विचार अच्छा होना चाहिए तो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी उस हिसाब से अच्छी होगी। जी। आगे हम बात करें, आजकल बहुतायत में देखा जाता है एसिडिटी, गैस और कब्ज की समस्या ज़्यादातर लोगों को होती है। तो इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं? हमारी लाइफस्टाइल में हम क्या चेंज करें जिससे ये बीमारियां ना हों? देखिए, एसिडिटी जो है एक बहुत कॉमन बीमारी है। अम्ल बनता है तो इसमें जो पेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें जलन होने लगती है। जी। ये जलन कई बार छाती में भी आ जाती है, इससे पेट में दर्द होता है जी। उल्टियाँ भी आ जाती हैं। तो ये जो जलन है ये एसिडिटी ज़्यादा होने के कई कारण होते हैं। एक एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से अल्सर की प्रॉब्लम होती है। जी। कुछ आपने देखा होगा, सिर में दर्द हुआ, कोई सिर दर्द की दवा ले ली तो उन दवाइयों से भी एसिडिटी हो जाती है। लोग बाग जर्दे का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, उनसे भी एसिडिटी हो जाती है। लोग बाग टेंशन में रहते हैं, उससे भी एसिडिटी हो जाती है। तो कई कारण हैं जिससे एसिडिटी हो जाती है और बहुत ही कॉमन बीमारी है ये। और दूसरी आपने बात की कब्ज़ की। जी। जो कब्ज़ है आजकल ये भी काफ़ी कॉमनली पाई जाने लग गया है। ये एक तरह का लक्षण है जिसमें मल विसर्जन करने में प्रॉब्लम होती है। तो आजकल जो हमारा खाना है वो थोड़ा फास्ट फूड ज़्यादा हो गया है। लोग बाग हाई फाइबर डाइट कम लेते हैं। बिल्कुल। जो पहले फिजिकल एक्सरसाइजेज ज़्यादा होती थी आजकल कम होती हैं। बैठे बैठे काम करते हैं तो उस वजह से कब्ज़ ज़्यादा रहने लग जाती है। तो एक तरह का सिम्टम है। तो एसिडिटी भी एक सिम्टम है, कब्ज़ भी एक सिम्टम है। जी। हमारे दर्शक जिन्होंने अभी अभी टीवी सेट खोला है उनके लिए हम दोबारा बता दें, अगर डॉक्टर साहब से आप स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर हैं 0141 270 4999, 0141 270 4098। और आज का हमारा विषय है उदर रोग। डॉक्टर साहब, आगे हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आपने अभी बात की अल्सर की, कब्ज और एसिडिटी की हम बात कर रहे थे। इसी से संबंधित एक बीमारी होती है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, जिसमें आंतों में सूजन आ जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसको। तो इसको कैसे हम बच सकते हैं जिससे ये बीमारियां ना हो, क्योंकि आजकल बहुतायत में हमको देखने को मिलती है? देखिए, एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो है वो आंतों में इन्फ्लेमेशन से होता है, सूजन से होता है। जी। ये दो तरह की होती है, एक तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसा आपने बोला जी, और एक क्रॉन्स डिजीज़ भी होती है। तो ये जो दोनों बीमारियां होती हैं इसमें मल में खून आने लग जाता है, पेशेंट को डायरिया होता है, कुछ पेशेंट्स को पेट में दर्द भी होता है,
ये बीमारी काफ़ी, इसको क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ बोलते हैं, क्योंकि अमूमन ये 6 महीने से ज़्यादा तक चलती है, सालों चलती है, और ये जो बीमारी है कम ज़्यादा होती रहती है। इसमें इलाज की ज़रूरत पड़ती है, और आजकल इसका डायग्नोसिस भी ज़्यादा होने लग गया है, तो काफ़ी मात्रा में हम इनके मरीज़ भी देखते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होती है, इसमें मल में खून ज़्यादा आता है। क्रॉन्स डिजीज़ में जो होता है वो पेट में दर्द ज़्यादा होता है। दोनों में थोड़े बहुत डिफरेंस हैं, और दोनों का इलाज भी संभव है। ज़्यादातर तो हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट कर लेते हैं दवाइयों से, लेकिन कुछ लोगों को बड़ी हुई बीमारी होती है, उसमें हमें इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं। नए नए इंजेक्शन भी आ गए हैं जी। बहुत कम। हमें ऐसा भी करना पड़ता है कि जो मरीज मेडिकल ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं उनको हमें ऑपरेशन कराना पड़ता है। जी जी। इसी से जुड़ी हुई एक सिमिलर कह सकते हैं कुछ आजकल, क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ है, विशेषकर हमारे जो युवा हैं जो एमएनसीज़ में काम करते हैं, उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का काफ़ी समस्या देखने को मिलती है, आईबीएस जिसको कहते हैं, कि हल्का सा क्रैम्प, स्टमक पेन होता है, बार बार मोशन जाने की हाजत होती है। तो इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं? देखिए, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है ये फंक्शनल बाउल डिजीज़ है जी। तो इसके अंदर हम लोग जो टेस्ट वेस्ट करते हैं ना, बड़ी आंत का टेस्ट करते हैं, छोटी आंत का टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, तो सब कुछ नॉर्मल आता है। जी। लेकिन मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें ख़राब रहती है। जैसा आपने कहा, बार बार मल का विसर्जन होता है, पेट में दर्द रहता है, तो लोग अपना काम नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इसमें जो सर्वाइवल है वो एक नॉर्मल व्यक्ति जितना ही होता है। इस बीमारी से किसी की जान नहीं जाती, तो उसका जो सर्वाइवल टाइम है वो काफ़ी ठीक रहता है। तो इसके अंदर टेंशन से होती है ये बीमारी जी। कुछ डाइट से भी इसका लेना देना है। तो जो लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जो लोग ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा अल्कोहल स्मोकिंग करते हैं, तो उन लोगों को ये सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं। जी जी। जो लोग टेंस लाइफ जीते हैं उनको भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं तो यहाँ ये कहूँगा, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसको इस मर्ज से लड़ना नहीं चाहिए, इसके साथ जीवन जीना चाहिए। जी। क्योंकि इसके साथ जिएंगे तो सिम्टम्स भी कम होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। दवाई भी लेने की ज़रूरत कम पड़ेगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हम उनका कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ सर। अपना नाम बताएं, किस शहर से बात कर रहे हैं, जगह का नाम बताएं। जी सर, मेरा नाम रामनिवास है और लक्ष्मणगढ़ तहसील के डूडवा गांव से बोल रहे हैं। जी, बताइए अपना प्रश्न। सर, मैंने 1 महीने 2 महीने पहले सोनोग्राफी करवाई थी। जी। तो लीवर पे डॉक्टर साहब ने सूजन बताई। तो मुझे लगता है क्या मतलब और डाइट से वो सूजन हो सकती है क्या? जी। और डाइट लेता हूँ मैं। डॉक्टर साहब, लीवर पे सूजन का इनको डायग्नोस हुआ है, तो ये क्यों हो सकती है, क्या इनका समाधान हो सकता है? देखिए, ये बड़ा कॉमन सा डायग्नोसिस है। आप रूटीन टेस्ट कराते हैं तो बताते हैं कि आपका लिवर बढ़ा हुआ है। ज़्यादातर ये सोनोग्राफी में पकड़ में आता है। जी। तो ये लिवर एनलार्जमेंट का सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है वो है फैटी लिवर। जी। और इस फैटी लिवर के अंदर सोनोग्राफी में लिवर वाइट सा दिखने लगता है। जी। जो ये फैटी लिवर है, ज़्यादातर तो ये बीमारी बढ़ती नहीं है, पर ये बढ़कर सिरोसिस में भी चली जाती है और बाद में लिवर का कैंसर भी बन जाता है। लेकिन ये बहुत कम होता है। फैटी लिवर के अगर हम टोटल माने 100 मरीज देखें तो उसमें से 1 to 5% ऐसे होते हैं जो बीमारी बढ़ जाती है, जी। जिसमें फैट की वजह से लिवर में इन्फ्लेमेशन होने लगता है और बाद में वो सिरोसिस में परिवर्तित हो जाता है। जी। तो पहले तो हम उसको MFLD बोलते हैं, फिर मैश बोलते हैं, फिर सिरोसिस बोलते हैं, फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसके अंदर ये परिवर्तित होता है। तो अगर हम फैटी लिवर में सबसे ज़्यादा कॉमन कारण मानते हैं तो वो है अल्कोहल का यूज़ करना। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है, कुछ पेशेंट्स को मोटापा होता है, कुछ पेशेंट्स को BP की बीमारी होती है, कुछ पेशेंट्स को हार्ट की बीमारी होती है, हार्ट डिजीज़ होती है, हार्ट अटैक आते हैं, उनमें फैटी लिवर ज़्यादा होता है। जी। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि किसी को अगर सोनोग्राफी में फैटी लिवर दिखता है
तो यहीं पे उसको सजग हो जाना चाहिए। जहाँ फैटी लिवर का नाम है, फैट कम खाना चाहिए जी और उसके अलावा उस फैट को बर्न भी करना चाहिए। बर्न कैसे किया जाता है कि हमारा जो इंटेक है उसमें फैट कम लें और हम एक्सरसाइज करें जिससे कि शरीर का फैट को हम काम में लें और उसको कम करें। जी, बहुत बढ़िया। आपको अपने प्रश्न का समाधान मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, एक कॉलर और जुड़ गए हमसे, प्रश्न लेते हैं जी। हेलो, हाँ जी। आपका नाम बताएं, किस शहर से बोल रहे हैं, जगह का नाम बताएं। जायल नागौर। जी, नाम क्या है आपका? धनाराम। धन्नाराम जी, प्रश्न करें अपना। हाँ जी। बताएं क्या पूछना है आपको डॉक्टर साहब से। हाँ नागौर। मेरा प्रश्न ये है कि सर जुलाई में सीबीडी ऑपरेशन हुआ सर। अगर आपके पास आसपास टीवी चल रहा है तो उसको प्लीज़ बंद कर दें, जिससे आपकी आवाज़ अच्छे से सुन सकें। अच्छा जी। हाँ ठीक सर, ठीक, बंद कर दी। बताएं आपका प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है सर जी कि जुलाई के अंदर ऑपरेशन हुआ था 25 जुलाई को सीबीडी। जी हाँ, उसके बाद में गैस्ट्रोलॉजी से संबंधित था और बाद में मैं ऑन्कोलॉजी के अंदर डॉक्टर साहब गैस्ट्रोलॉजी को रेफर कर दिया गया। जी तो अब जो है वो कैप्सेटाबिन चल रही है। जी। छः कोर्स हो गए कैप्सेटाबिन के। तो ये कितने दिन लेनी पड़ेगी? हालत ठीक है, जी सुधार है। ठीक है। आरंभिक अवस्था थी वो, जैसे लीवर और पित्त की थैली के अंदर जी जी छोटी सी। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, शायद जैसा इनका प्रश्न हम समझ पाए हैं, कैपेसिटाबिन ये टैबलेट ले रहे हैं जो कैंसर में अमूमन यूज़ होती है, तो इनका ये सोचना है कितना दिन उसको लेना चाहिए। ऑपरेशन के बाद शायद मैलिग्नेंसी के सिम्टम्स इनको आए होंगे। देखिए, जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि सीबीडी की, जी जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, और बाद में इन्होंने गॉल ब्लैडर का भी बोला है, तो ऐसा लगता है कि पित्त की थैली में गांठ रही होगी जिसकी वजह से इनको पीलिया भी हो गया होगा जी और उसकी वजह से सीबीडी पे कंप्रेशन हो जाता है। जी तो अगर ऐसे टाइम पे अगर पीलिया हो जाता है तो हम लोग एंडोस्कोप के जरिए उस पीलिए को कम कर देते हैं, फिर सर्जन जो है इसका ऑपरेशन करते हैं। जी तो अगर ये ऑपरेशन लायक होता है तो निकाल दिया जाता है। लायक होने का मतलब है कि वो जो कैंसर है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में ही है जी और किसी ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में नहीं गया है, तब तो ऑपरेशन द्वारा उसका क्यूरेटिव इलाज हो जाता है। पर जैसा ये समझ में आ रहा है कि उनको निकालने के बाद में कीमोथेरेपी दी जा रही है, तो ऐसा लगता है कि आगे वो ना बढ़े उसके लिए ये कीमोथेरेपी की कई साइकिल्स चलती हैं, पर इसके लिए उनको ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। जी क्योंकि जब ये अपन कीमोथेरेपी की दवाई लेते हैं तो टाइम टू टाइम टेस्ट करके देखना पड़ता है कि डिजीज़ कंट्रोल में है या नहीं और साथ में कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको ऑन्कोलॉजिस्ट चिकित्सक से मिलकर आगे का ट्रीटमेंट करना चाहिए। जी धन्नाराम जी, आपको अपने प्रश्न का समाधान मिल गया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की जॉन्डिस, पीलिया की। आज भी हमने देखा है हमारे समाज में कई लोगों में जॉन्डिस को लेकर काफ़ी भ्रांतियां हैं। ये कितना घातक हो सकता है या कहें इसके क्या क्या कारण हैं और कितनी जल्दी से रिकवरी हम पा सकते हैं? देखिए, जॉन्डिस एक लक्षण होता है। जी इसका मतलब होता है कि पीलिया। पीलिया का मतलब है कि शरीर पे पीला रंग आ जाए। जी तो आंखें पीली हो जाती हैं, शरीर पीला हो जाता है, पेशाब का रंग भी गाढ़ा हो जाता है, खुजली होने लगती है। इस पीलिया के कई कारण होते हैं। हम लोग पीलिया होते ही समझते हैं कि लिवर बढ़ गया, पर और भी कारण होते हैं। जैसे कि अभी हमारे पिछले कॉलर ने पूछा था, पित्त की थैली की गांठ, पेंक्रियाज की गांठ, जिससे कि कॉमन बाइल डक्ट पे प्रेशर आ जाता है, या फिर कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन हो जाता है, उसकी वजह से भी आ जाता है। इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहा जाता है। जी तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो जॉन्डिस होता है उसमें भी पीलिया होता है, और जो लिवर में इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी पीलिया होता है। जो अमूमन हम बात करते हैं कि पीलिया हो गया है, ऐसा लगता है कि लिवर में कोई इन्फेक्शन हो गया है।
जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग हेपेटाइटिस बोलते हैं। जी। हेपेटाइटिस के भी कई कारण होते हैं। ये कोई वायरस होता है जिसकी वजह से हो जाता है। जी। इसको नॉर्मली हमको भी साधारणतया समझाने में भी इजी है, हमको समझने में भी इजी है, तो हम हेपेटाइटिस के कई नाम दे दिए हमने, A, B, C, D, E, ई तक तो हम चले गए हैं, और भी आगे वायरस हैं जो लिवर को इफेक्ट करते हैं, पर हमको अगर इतना भी मालूम हो तो 98% तक हमको मालूम है जी। कि इसकी वजह से पीलिया हो रहा है। जी। अब जो हेपेटाइटिस ए और ई है वो तो दूषित खाने और पानी से होती है, जी। और बी और सी और डी है वो जो है वो दूषित खून से होती है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर से होती है, या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स से होती है, जी। या फिर दूषित नीडल्स काम में लेने से होती है। तो इन सब से जो है वो पीलिया हो जाता है। जी। जी। ए और ई वाला जो पीलिया होता है तो ज़्यादातर वो ठीक हो जाता है, जी। पर प्रेगनेंसी में अगर हेपेटाइटिस ई होती है तो वो घातक होती है। जी। हेपेटाइटिस ए बच्चों में ज़्यादा होता है, ई बड़ों में ज़्यादा होता है। बिल्कुल। हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो होता है वो लंबा चलता है, बिल्कुल। तो उसको हम लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा चल जाता है और उसके चलने से लिवर खराब हो जाता है, तो उसको हम लोग क्रॉनिक लिवर डिजीज बोलते हैं। सिरोसिस भी हो जाता है। तो ये अलग अलग हेपेटाइटिस के कारण अलग अलग लिवर में अलग अलग तरीके से घातक बीमारियां होती हैं। इस पे हम आगे बात करेंगे। एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ अपना नाम बताएं, किस शहर से बात कर रहे हैं, जगह का नाम बताएं। हाँ, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, डॉक्टर प्रदीप साहू। नमस्कार, गुड इवनिंग। जी, बताइए अपना प्रश्न। डॉक्टर साहब नमस्कार। 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 मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू। हाँ जी। मैं घास फूस वाला डॉक्टर हूँ। डॉक्टर सॉरी, अदरवाइज मत लेना कि मेडिसिन वाले डॉक्टर होकर क्यों कॉल कर रहे हैं। आई हैव डन PhD इन बॉटनी। मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, ऐसा कहते हैं, आज उदर रोग पे बात हो रही है, ऐसा कहते हैं कि जो आदमी का सेकंड ब्रेन है वो उसके उदर में होता है। इसको आप कैसे देखते हैं, इसके क्या मायने हैं, और इस सेकंड ब्रेन से बॉडी की कौन कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, बताइए थोड़ा सा। हाँ, एक्चुअली तो लिवर जो है सेकंड ब्रेन का ये सेंटर पॉइंट होता है, जिससे इवन ब्रेन भी कंट्रोल में आता है। जी। लिवर के अंदर कम से कम नहीं तो 500 तरीके के फंक्शन होते हैं। सारे याद करना तो मुश्किल है, लेकिन जो मेन फंक्शन होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि जो खाना हम खाते हैं, रॉ मटेरियल होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी लिवर काम में आता है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए भी लिवर काम में आता है, और उसको स्टोर करने के लिए भी लिवर काम में आता है। जो पूरे ऑर्गन्स हैं बॉडी के, जी। वो फूड को काम में नहीं ले सकते, उनको सिंपल फूड चाहिए खाना काम में लेने के लिए। तो उसको सिंप्लीफाई प्रोडक्ट करने के लिए लिवर उसको डाइजेस्ट करता है, जी। अपने में स्टोर करता है। ब्रेन को अगर न्यूट्रिशन चाहिए तो वो लिवर ही सप्लाई करेगा। अगर किडनी को न्यूट्रिशन चाहिए, हार्ट को न्यूट्रिशन चाहिए, लंग्स को न्यूट्रिशन चाहिए, तो सबको न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए लिवर है। जी। फिर जो बॉडी के दूषित प्रोडक्ट्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके वो किडनी को देता है, और किडनी उसको फिर एक्सक्रीट करती है। जी। जी। जितने भी हमारे शरीर में फॉरेन बॉडीज घुसती हैं, नेचुरली हमारा शरीर फॉरेन बॉडीज को बहुत ज़्यादा एक्सपोज रहता है, चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो, चाहे वो भस्म हो, कुछ भी हो, तो वो सबसे पहले लिवर में जाती है। जी। जी। और लिवर उसको आगे जाने से रोकता है। तो एक तरह का ये पॉइजन को भी रोकता है और खाना भी देता है। तो मल्टीपल फंक्शंस हैं लिवर के। जी। तो आप कह रहे हैं सेकंड ब्रेन है, हम तो लिवर के स्पेशलिस्ट हैं, हम इसको फर्स्ट ब्रेन कहते हैं। डॉक्टर प्रदीप, आपको अपने प्रश्न का समाधान मिल गया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम बात कर रहे थे हेपेटाइटिस की, तो उसी को बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हेपेटाइटिस जैसा आपने कहा A, B, C, D और E, इनमें से किस टाइप वाला हेपेटाइटिस ज़्यादा घातक होता है, और उसके लिए क्या उपाय हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे पेशेंट सर्वाइव कर पाए या उस बीमारी से ठीक हो सके? देखिए, हेपेटाइटिस बी जो होता है जी। बहुत कॉमन है। नॉर्मल आदमियों में 3% लोगों में, आजकल तो और भी प्रिवलेंस कम हो गया है, 2% से भी कम हो गया है। इतनी कॉमन बीमारी है ये। जी। और इसकी जो ग्रेड्स होती हैं बिल्कुल अलग होती हैं।
पेशेंट एक कैरियर होता है जिसको कोई सिम्टम नहीं होता, जी। लेकिन उसका वायरस उसके लिवर में रहता है और उसको कोई लिवर डैमेज नहीं करता जब तक कि उसको लिवर कैंसर नहीं हो जाए। या फिर हेपेटाइटिस बी का वायरस एक्यूट हेपेटाइटिस करता है जिसमें कि जॉन्डिस हो जाता है, जैसे जॉन्डिस मैंने बताया आपको, आपने मुझसे पूछा था। या फिर वो उसके अंदर क्रॉनिक लिवर डिजीज कर देता है, सिरोसिस कर देता है। जी। तो एक्यूट हेपेटाइटिस भी होती है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी होती है, सिरोसिस भी होता है और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी होता है। लिवर सेल कैंसर का 90% कारण अपने देश में हेपेटाइटिस बी है। ओके। हेपेटाइटिस सी भी एक तरह की बीमारी है जो जैसे बी फैलती है वैसी वो फैलती है, जिसके अंदर की अनसेफ सेक्स होता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, आईवी ड्रग एब्यूज होता है, ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो बी और सी के सेम से कारण हैं। जी। हेपेटाइटिस सी के लिए आजकल अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। अगर इसका डायग्नोसिस होता है तो 3-4 महीने की दवाई से 90% हेपेटाइटिस सी ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस बी के अंदर क्या है, हमारे पास दवाइयाँ हैं, वो उसको सप्रेस रखती हैं लेकिन उसको निकाल नहीं पाती। जी जी। तो जिस बीमारी को लिवर से नहीं निकाल पाते वो हो सकता है बाद में सिरोसिस भी कर दे या फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कर दे। जी जी। हेपेटाइटिस ई जैसे मैंने आपको बताया वो कई लोगों में एक्यूट लिवर फेलियर कर देता है। एक्यूट लिवर फेलियर मतलब जैसे आज जॉन्डिस हुआ, 7 दिन बाद में वो बेहोशी में चला गया और फिर उसका लिवर फेल के सारे साइंस आ गए, उसको एक्यूट लिवर फेलियर बोलते हैं। ये हेपेटाइटिस ई में होता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, जैसे किसी को 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा हो उसको हेपेटाइटिस ई हो जाए तो ये बहुत घातक होता है। तो हेपेटाइटिस ई भी घातक हो सकता है। हेपेटाइटिस ए बच्चों में बहुत कम केस के अंदर एक्यूट लिवर फेलियर होता है जी। और बी और सी मैंने बताया वो तो घातक होते हैं। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हेपेटाइटिस की। आगे हम बात करें डॉक्टर साहब, हम बीमारियों की बात कर रहे हैं, डाइट का भी अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है हमको स्वस्थ रखने के लिए। तो डाइट में अमूमन देखा गया है विशेष रूप से बढ़ती हुई उम्र में तेल घी की बड़ी प्रिकॉशन की एडवाइस दी जाती है। तो हमको घर में कुकिंग में किस तरह का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही हम जानना चाहेंगे अगर घी है तो किस टाइप का घी कितना सेवन करना हमारे लिए उचित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली क्योंकि देखिए बढ़ती उम्र तो आजकल एवरेज एज भी बढ़ रही है, तो हमें अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में ओबेसिटी की बीमारी ज़्यादा है जी। मोटापा ज़्यादा है। सेंट्रल ओबेसिटी इंडिया में ज़्यादा है। सेंट्रल मतलब पेट से लोग ज़्यादा मोटे होते हैं, पूरे शरीर से नहीं होते हैं। इंडिया में ज़्यादा कॉमन है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर पूरा शरीर ही मोटा होता है। जो लोग मोटे होते हैं उनमें जैसा मैंने आपको बताया हेपेटाइटिस बी में सिरोसिस होता है, वैसे मोटापे से भी सिरोसिस हो जाता है। तो ये ग्लोबल डिजीज़ है, वर्ल्ड ऑल ओवर डिजीज़ है, इससे हमको बचना चाहिए। बचने के लिए घी तेल का सेवन कम लेना चाहिए जी। हम कोई भी घी तेल लेंगे, सबसे ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू अगर किसी खाने की है तो वो घी या तेल की है। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा है, प्रोटीन से बहुत ज़्यादा है। तो हमारे को खाने में प्रोटीन की मात्रा अधिक, एवरेज कार्बोहाइड्रेट और लो फैट। जी। जो लो फैट का मतलब अपन हर रोज नाप के तो ले नहीं सकते। बिल्कुल। तो इसका अमूमन जो नाप मैं बता रहा हूँ वैसे करना चाहिए। वो ये है कि हम जो दाल हैं, जो सब्जियां हैं, उनको स्वादिष्ट बनाएं। उसके अंदर हम मिनिमम मात्रा का तेल या घी का इस्तेमाल करें। जी। ज़्यादा कचौरी समोसे ना खाएं, ज़्यादा नमकीन का सेवन ना करें जो तले हुए हों, और ज़रूरी नहीं है कि रोज़ हम पराठे खाएं। हफ्ते में एक बार पराठा खा लें टेस्ट के लिए, रोज़ तो हम रूखा फुल्का भी खा सकते हैं। तो उससे हमारा टोटल इनटेक ऑफ फैट कम रहेगा। जी। जहाँ तक आप क्वालिटी ऑफ फैट की बात करते हैं तो हम लोगों को जो अनसैचुरेटेड ऑयल्स लेना चाहिए, पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल्स, ये सरसों के तेल में ज़्यादा होता है। जी जी। ऑलिव ऑयल ज़्यादा अच्छा है। फिर हम लोग सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल कम करना चाहिए। जैसे घी है तो हमें वेजिटेबल घी कम खाना चाहिए। एनिमल घी जो पहले कहते थे कि हमने गाय का घी खाया, वो अच्छी बात है। जी। पहले कहा जाता था कि इसको कम खाया जाए, आजकल हम लोग कहते हैं कि आप एनिमल फैट खाएं। ओके। तो हमको
गाय का जो घी होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, भैंस के घी में ज़्यादा होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, एक बीच में कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, अपना नाम बताएं, किस शहर से बात कर रहे हैं, जगह का नाम बताएं। अनुजा शर्मा, जयपुर। जी, अपना प्रश्न करें। अनुजा शर्मा, जयपुर। जी। हाँ सर, मैं क्या एक्चुअल में जब मैं खाना खाती हूँ, जबान पे रखती हूँ और जैसे वो नीचे आता है तो वो मुझे बहुत स्पाइसी लगता है, जबकि मैं इसका इलाज करवा चुकी हूँ। डॉक्टर ने कहा फैटी लीवर है, बाकी आपका और कुछ नहीं है। बट मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं अपने घर में पास में बोलती कोई खाना खा रहा था, आपको मिर्ची लग रही है, तो मना करता है कि हाँ मुझे तो मिर्ची नहीं लग रही, तुमने इतनी मिर्ची डाली नहीं है। बट मुझे इतनी मिर्ची लगना समझ में नहीं आता। सर, हमारे पास समय कम बचा है, पर हमारे दर्शक हैं, उनका जल्दी समाधान, उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाए शॉर्ट। हाँ, ये एक्चुअली जैसा ये बता रहे हैं कि इनको स्पाइसेस ज़्यादा लगती हैं जबकि मिर्ची डालते नहीं है, तो स्टोमेटाइटिस होती है ये। जी। छाले होते हैं मुंह में, कई बार छाले दिखते नहीं है, बहुत छोटे छाले होते हैं जीभ पर। तो एक तो मिर्ची ज़्यादा लगती है तो मिर्ची कम खाएं, और दूसरा मल्टीविटामिन ले लें जी, तो उससे जो स्टोमेटाइटिस ठीक हो जाएगी। अच्छा, आशा है आपको अपने प्रश्न का समाधान मिल गया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम डाइट की बात कर रहे थे, आगे हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। आजकल इंटरमिटेंट डाइट का बड़ा प्रचलन है, तो ये क्या हर व्यक्ति के लिए लागू होती है या पर्टिकुलर पर्सन के अनुसार? तो संक्षिप्त में हम चाहेंगे इसको आप जरूर बताएं। हाँ, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का आजकल बहुत प्रचलन है, इनफैक्ट मैं भी कर रहा हूँ ये। जी। देखिए, जिनका वजन ज़्यादा है, जिनका जो वजन कम करना चाहते हैं, जी। तो वजन बढ़ने के दो ही कारण होते हैं। एक तो आप ज़्यादा खा रहे हैं, दूसरा आप कम इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। तो कम इस्तेमाल का तो मैं ये कह रहा हूँ कि रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज आपको अपनी एज के हिसाब से करनी चाहिए। अगर कोई यंग आदमी है तो वो साइकिल भी चलाए, भागे भी। जी। अगर कोई ओल्ड मैन है जिसका वजन ज़्यादा है तो वॉक कर ले। जी। 1 घंटा रोज अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जी। वो कोई भी समय हो, कोई कहता है हमें सुबह टाइम नहीं मिलता, आप रात को कर लीजिए, दोपहर में मिलता आप दोपहर को कर लीजिए। तो एक्सरसाइज का कुछ टाइम तो निकालना पड़ेगा। थोड़ा अपने को डाइट का भी ख्याल रखना है। अमूमन इंडिया में हम लोग डाइट 3 बार खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। जी। इसके अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर क्या होता है कि 12 से 16 घंटे हम कुछ ना खाएं, जी। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। उसके बाद में बाकी 2 मील्स आप खा सकते हैं। तो अपनी सहूलियत अनुसार ब्रेकफास्ट अवॉइड कर सकते हैं, आप डिनर अवॉइड कर सकते हैं, जी। आप लंच अवॉइड कर सकते हैं। कोई एक मील को अवॉइड करेंगे तो बीच में दोनों का गैप 12 घंटे हो ही जाएगा। तो 12 से 14 घंटे आप 2 घंटे और एक्सटेंड कर लीजिए। तो 14 घंटे अगर आप नहीं खाते हैं तो बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए जो आपका स्टोर्ड जी एक्स्ट्रा फैट है जी वो काम में आ जाता है। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। अब हमारे पास वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, हमें अपनी बातचीत को यही विराम देना होगा। आपने इतनी अच्छी उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।